Hello everyone, welcome to Prakshi classes. We are back with the concept of linear programming. बहुत टाइम हो गया है मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाली थी। आज मेरे को लगा कि अभी तक लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 जो लीनियर प्रोग्रामिंग की वीडियोस हैं वो ज़्यादातर लोगों ने देख ली हैं। जिन लोगों को वीडियो देखनी थी तो सोचा कि अब इसका आगे का लेसन भी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मज़ा आएगा और तभी मोटिवेशन मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई जाए। ठीक है, so myself Sakshi Verma and we are on the Prakshi classes channel, and in this we are going to discuss with the linear programming lesson number 3। ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्होंने मैथ्स को अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें आपका एक चैप्टर है पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग। और जब भी आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने जाएंगे या कोई भी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स देंगे, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर मिलना ही मिलना है, या 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है अगर ये समझ आ जाता है तो प्रैक्टिकली इट इज़ सो मच ईजी कि आप सोचेंगे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स या बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए डिफ़िकल्ट है। बट अगर ये चैप्टर समझ नहीं आता तो आपके लिए लगेगा कि आप बाकी सारे चैप्टर्स ईजी हैं, बस यही मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इस कंसेप्ट को मेरे साथ सीखिए, मेरे साथ समझिए और बहुत ईजीली आपको बहुत आराम से समझ आएगा। बट कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले लेसन नंबर 1 की वीडियोस देखनी पड़ेगी, उसी के बाद आप लेसन नंबर 2 एंड अब लेसन नंबर 3 की वीडियोस देख सकेंगे। और जो बच्चे एमए इन इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म्स भरे हुए हैं एमए इन इकोनॉमिक्स के, जो परस्यू कर रहे हैं, उनमें भी आपका ये क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स में आपका ये पूरा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपको उसमें भी ये लीनियर प्रोग्रामिंग का वहाँ पे आपके पास पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ पे आपको अगर 16 मार्क्स स्कोर करने हैं अपने पूरे एक यूनिट में, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट मेरे साथ समझना होगा और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे करने होंगे। ठीक है, चलिए इस लेसन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को क्या करना होता है बेटा। आप लोगों को सब्सक्राइब करना होता है प्राक्षी क्लासेस को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 2 की वीडियो में। आज हमारा ये सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व ग्राफिकली बाय द फॉलोइंग एलपीपी। इस एलपीपी को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपके पास मेन इक्वेशन होती है उसको या तो आपको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। यहाँ मैं ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना है जेड को। इक्वेशन क्या है बेटा? z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 36x2। इसका मतलब है इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, और जो इक्वेशन है वो क्या है? 40x1 प्लस 36x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू का मतलब है बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, कि इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि x1 की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, x2 की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब मेरे पास पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि x1 जो होगा वो 8 से, उसकी वैल्यू जो x1 की वैल्यू होगी वो या तो 8 होगी या 8 से कोई भी वैल्यू कम होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि x2 की वैल्यू इज़ लेस देन 10। बेटा इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब जो x1 x2 है वो छोटा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि x2 की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। तीसरी इक्वेशन क्या है कि 5x1 और प्लस 3x2, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन x1 और x2 की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आई इन दोनों को ऐड करके वो 45 से या तो इक्वल आनी चाहिए या लेस देन आनी चाहिए। और चौथी बात क्या है बेटा कि जो x1 और x2 होने चाहिए वो 0 से बड़े होने चाहिए या 0 के इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स जो भी आपके पास x1 और x2 की वैल्यू होगी वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। आपको नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई बोलते हैं ना कि वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब वो पॉजिटिव लाइन की तरफ जा रहा है।
अगर आपने नंबर लाइन देखा हो तो ये पॉजिटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है और इस तरफ नेगेटिव जाता है और बीच में ज़ीरो होता है। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि मेरा x1 और x2 ज़ीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव फिगर की तरफ मूव कर रही हूँ, ना कि नेगेटिव फिगर की तरफ। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। ठीक है, जिसको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप करना है तो वेल एंड गुड, वीडियो को पॉज करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। बट जिसको मेरे साथ सॉल्व करना है वो वीडियो को ऑन करके मेरे साथ सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो z है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और उसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया। हमारा z की इक्वेशन लिखेंगे आप। z की इक्वेशन क्या है, 40x1 + 36x2। ठीक है, फिर जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू, जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लिखेंगे। तो आपकी पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा, x2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, और तीसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, 5x1 + 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 45। राइट, ये 3 इक्वेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक आपकी रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि x1 और x2 0 से बड़े होने चाहिए, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ हम शो करने के लिए दिखाते हैं, उसको आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन को, जो भी आपको ये इक्वेशंस दी होती है ना, सब्जेक्ट टू वाली इक्वेशंस को, अगर इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमेशा इक्वालिटी के साइंस होने चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी के साइंस। अगर मैं इन साइंस की बात कर रही हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू की साइन की बात करती हूँ, तो उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटी के साइंस। और इनइक्वालिटी के साइन को आप कभी भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? क्योंकि मैंने बोला बेटा x1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? x1 की वैल्यू 6 भी हो सकती है, x1 की वैल्यू आपकी 4 भी हो सकती है क्योंकि 4 जो है वो 8 से छोटा है, x1 की वैल्यू 7 भी हो सकती है क्योंकि 7 8 से छोटा है, x1 की वैल्यू 8 भी हो सकती है क्योंकि वो 8 के इक्वल है। तो हम कहाँ पे प्रेजेंट करें? हम तो भैया कंफ्यूज हो गए, और इतनी सारी लाइन्स तो हम खींच नहीं सकते। दैट्स वाई जब भी हम इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं, इनइक्वालिटी के साइंस को हमेशा किस में चेंज करना होता है? सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है इक्वालिटी के साइन में, जिससे ये हो जाता है कि इनइक्वालिटी के साइन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इक्वालिटी के साइन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मेरी ये इक्वेशन है x1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, मैं इसको नहीं प्रेजेंट कर सकती, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी x1, मैंने लाइन खींची 6 पे, तो क्वेश्चनर एग्जामिनर मुझसे पूछेगा 6 ठीक है 8 से छोटा है, पर आपको कैसे पता चला ये 6 ही होगा? आप 4 पे भी तो लाइन खींच सकते थे, आप 2 पे भी तो लाइन खींच सकते थे, आप 1 पे भी तो लाइन खींच सकते थे। इसलिए वहाँ क्वेश्चंस ना उठे, इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये इक्वालिटी के साइन में बदल जाता है। देखो, टू प्लॉट ऑन ग्राफ, अगर इस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम इसको x1 इज लेस देन और इक्वल टू 8 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कि x1 इज इक्वल टू 8। देखो, इनइक्वालिटी का साइन किस में चेंज हो गया? इक्वालिटी के साइन में। अब यहाँ पे अगर x1 8 के इक्वल है तो इसका मतलब मुझे जो ग्राफ पे लाइन बनानी है वो 8 के हिसाब से बनानी है, दैट मीन्स 8 पे लाइन खींचनी है। अब समझ आया कि कहाँ हम क्लियर हैं अपने पॉइंट को लेकर। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हो तो हम क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें ही नहीं पता लाइन कहाँ बननी है, तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा? बट अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं दैट मीन्स हम क्लियर हैं अपने पॉइंट को लेकर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं x2 इज लेस देन 10 की बात करूँ तो फिर वही ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इस इनइक्वालिटी के साइन को किस में बदलना पड़ेगा? इक्वालिटी के साइन में, और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x2 इज इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर? ओके। फिर वही इक्वेशन नंबर 3 में भी आप देखें इनइक्वालिटी का साइन है, फिर से पहले आपको ग्राफ पे बनाना है, तो पहले इस इनइक्वालिटी के साइन को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्वल टू के साइन में चेंज करना पड़ेगा। 5x1 का 5x1 + 3x2 का + 3x2, बट इनइक्वालिटी चेंजेस टू इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर? बट अगर आप ये देखें कि आप ये इक्वेशन को कभी भी ग्राफ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इसलिए प्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि x1 मेरा x एक्सिस पे आता है, तो मेरे को 8 पता है, मैंने पॉइंट मार्क कर दिया 8। x2 को हम y एक्सिस मानेंगे, मुझे पता है 10, तो 10 मैंने मार्क कर दिया। ये तो बहुत इजी है, बट यहाँ पे ये x1 की वैल्यू ना तो मुझे पता है ना मुझे x2 की वैल्यू पता है, तो आप कैसे मार्क करेंगे? तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक टेबल। हम जब टेबल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक तरफ एक वेरिएबल को रखते हैं और दूसरी तरफ सब कुछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 5x1 को एक तरफ रखा और 3x2 यहाँ प्लस में है, तो उधर जाके इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो 5x1 एक तरफ रहा, 45 दूसरी तरफ हो गया, और 3x2 - 3x2 हो गया। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। यहाँ तक ठीक है?
बट मैंने आपको क्या बोला, एक तरफ हम वेरिएबल रखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, 5 वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, तो 5 को भी हम उस तरफ भेज देते हैं। तो x1 का x1 रहा, यहाँ 5 x1 से मल्टीप्लाई है, तो बेटा इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। तो 45 माइनस 3x2 ऐसे का ऐसे ही रहा और डिवाइड बाय नीचे 5 हो गया। दैट मीन्स मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा x2 की क्या वैल्यू आई है। तो देखो अगर मैं दिखाती हूँ आपको, अगर मैं x1 को 3 पुट करती हूँ और x2 को 10, या मान लो मैंने x2 को 10 पुट करा तो x1 की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। देखिए 45 का 45 रहा -3। अब बेटा मैंने x2 को क्या पुट करा है, 10, तो 3 इंटू 10 अपॉन में 5। 45 का 45 रहा, 3 इंटू 10 इज 30 अपॉन 5। 45 में से 30 गया, इट इज़ 15, सॉरी इट इज़ 15, और 15 को 5 से डिवाइड किया तो इट इज़ 3। दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब मैंने x2 को क्या पुट किया, 5। तो देखो x1 का x1 ही रहा, 45 का 45 ही रहा, -3 इंटू x2 को क्या पुट किया बेटा मैंने, 5 अपॉन में 5। 45 माइनस 3 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 15 अपॉन 5। 45 में से 15 गया तो बेटा 30 अपॉन 5 इज 6। दैट मीन्स मेरे x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, तो आ गई। फिर मैंने x2 को पुट किया 15, तो बेटा x1 की वैल्यू निकालेंगे। 45 माइनस 3 इंटू x2 को हमने पुट किया 15 अपॉन में 5, ठीक है। 45 माइनस 15 इंटू 3 45 अपॉन 5। 45 में से 45 गया 0, 0 को 5 से डिवाइड किया 0, तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आई बेटा, 0। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई 0। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो उसमें हमेशा याद रखना है, एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। जो उधर वाला वेरिएबल है उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो इधर वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो ये एक टेबल बन गई, यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास इस लाइन को बनाने के लिए ये एक इक्वेशन है, इस लाइन को बनाने के लिए ये एक इक्वेशन है, और इस लाइन को बनाने के लिए मेरे पास ये एक टेबल है। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ आगे देखो। अब अगर हम देखें, अभी इसको इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सबको भूल जाओ, पहले लाइंस बनाते हैं। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ आगे ग्राफ पे आ जाओ, तो हम ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली इक्वेशन हमारी थी x1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, जिसको हमें अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो हमने उसको x1 इज इक्वल टू 8 पढ़ा। बेटा ये x एक्सेस पे मैंने x1 ले लिया और ये y एक्सेस पे मैंने x2 ले लिया, तो देखो मैंने रिप्रेजेंट भी करा हुआ है ना। जहाँ मेरा x1 8 है तो मैंने दो के गैप पे लिया, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। जहाँ मेरा 8 है वहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी और उसको नाम दे दिया x1 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरी बात थी कि x2 इज लेस देन 10। अब लेस देन को तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इक्वल्स टू। इसका मतलब है मेरा x2 किस पे मार्क करना है, 10 पे। तो 0 2 4 6 8 10, तो जहाँ 10 है वहाँ से मैंने एक लाइन खींची और उसको नाम दे दिया x2 इज इक्वल टू 10। तो देखो ये दो ही लाइन्स बन गई। अब मुझे तीसरी इक्वेशन की लाइन बनानी है। अब अगर मैं तीसरी इक्वेशन की लाइन देखूं तो तीसरी इक्वेशन की लाइन ये जा रही है और इसको मैंने नाम दे दिया 5x1 + 3x2 इज इक्वल टू 45। पर ये बनाई कैसे मैंने, अब इधर आ जाओ वापस पे। अब आपको पॉइंट्स याद करने हैं कि आपने x1 की वैल्यू क्या ली थी तो x2 की वैल्यू क्या आई, आपने दूसरी पॉइंट में x1 की वैल्यू क्या ली थी तो x2 की वैल्यू क्या आई। ये देखो बेटा, ये पहले याद कर लो, 3 10 6 5 और 0 15, ठीक है। x1 अगर 3 है तो x2 10 है, x1 अगर 6 है तो x2 5 है, और अगर x1 0 है तो x2 15 है। तो वापस से ग्राफ पे आओ, ठीक है। आगे ग्राफ पे जब x1 3 था तो x1 3 बेटा 2 और 4 के बीच में आता है x1। जब x1 3 था तो आपका जो x2 था वो क्या था बेटा, 10। तो 10 क्या आएगा, ये रहा x2। तो सीधा चलो 10 और 3 सीधा चलो, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ 3 10 कॉमन लिख देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा कि जब x1 आपका 6 था, ठीक है, तो आपका x2 क्या था आपका, नहीं हमने एक x1 लिया था, हमने एक x1 0,10 भी लिया था, 0,15 सॉरी, हाँ ये रहा, सॉरी ठीक है। एक जब हमारा x1 0 था तो x2 क्या था 15, तो 14 और 16 के बीच में क्या आता है 15, तो 0,15। ये तो पॉइंट आ गए, यहाँ तक क्लियर, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, एक हमारे पास था कि हमने जब 6 वाला समथिंग 6 था, ये रहा 6 5, एक था 6 जब हमारा x1 6 था और x2 क्या था 5, तो ये मेरी पॉइंट बन गया, ये मेरी लाइन बन गई। मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, उन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई और उसको मैंने नाम दे दिया 5x1 + 3x2 = 45। तो मेरे पास इन 3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स जो थे उनसे 3 लाइन बनी है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कि ये लाइन इस लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन इस लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अब हमें निकालना होता है। तो वापस से हम आते हैं, अब देखो सॉरी, नाउ वी विल फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास 5x1 + 3x2 = 45, ये हमारी एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, x1 > 8। जब भी हमें इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स निकालना है तब हमें इनइक्वालिटी के साइन को नहीं देखना, हमें इक्वालिटी के साइन को देखना है। तो पहला पार्ट क्या था कि x1 8 है, तो अगर मेरा x1 8 है और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये लाइन का पॉइंट और ये लाइन का पॉइंट तो कॉमन हुआ ना। यही होता है ना, जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्शन करती हैं तो दो लाइंस के जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो कॉमन है। इस लाइन पर भी वो पॉइंट लाई कर रहा है और इस पॉइंट लाइन पर भी वो पॉइंट लाई कर रहा है। जब मैंने बोला कि जो मेरी ये वाली लाइन है और जो मेरी ये वाली लाइन है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं x1 8 की जगह यहाँ पे x1 की जगह 8 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो x1 है और ये जो x1 है तो सेम है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे तो लाई कर रहे हैं। तो देखो बेटा मैंने क्या करा, 5 का 5 रहने दिया, x1 8, तो x1 8 + 3 × x2 = 45, 8 5 = 40 + 3x2 = 45। क्लियर। अब आगे सॉल्व किया, 3x2 को 3x2 रहने दिया, 45 - 40, x2 को x2 ही रहने दिया, 45 - 40 = 5 और इस 3 को उधर जाके डिवाइड कर दिया। x2 की वैल्यू आ रही है 1.67, x2 की वैल्यू 1.67 आ रही है और x1 की वैल्यू हमने क्या ली थी 8। इसका मतलब है जो ये मेरी 5x1 + 3x2 = 45 और x1 = 8 वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है 8, 1.67 पे। ये मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाती हूँ, आप देखें ध्यान से। ये देखो बेटा, ये मेरी लाइन है 5x + 3x2 = 45 वाली और x1 = 8 वाली, ये वाली लाइन है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 8, 1.67। तो देखो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, ये 8 है और ये देखो ये 2 से नीचे जा रहा है 1.67। देखो मैंने लिखा भी है 8 और 1.67 पे वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो मैंने डार्क पॉइंट भी बना दिया कि ये 8, 1.67 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम निकालेंगे कि ये 5x1 + 3x2 = 45 लाइन वाली लाइन x2 = 10 पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो वापस आ जाओ, तो देखो बेटा अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम x2 को क्या पुट कर रहे हैं 10, इक्वेशन वही है हमारे पास, 5x1 का x1 ही रहा, 3x2 तो x2 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 10 = 45, 5x1 का 5x1 रहा, 3 × 10 = 30 = 45, 5x1 का 5x1 रहा, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 45 में से 30 गया तो 15 और ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x1 आ गया 3, x1 3 आ गया और x2 हमने क्या लिया था बेटा 10। इसका मतलब है 3, 10 पे 5x1 + 3x2 = 45 वाली लाइन x2 = 10 को इंटरसेक्ट कर रही है 3, 10 पे। तो अब वापस आ जाओ, ग्राफ पे देखो, 5x1 + 3x2 = 45 वाली लाइन x2 = 10 को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है 3, 10। तो देखो ये बेटा ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट देखें तो ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है तो 3 ये रहा और ये x2 कहाँ है 10, दैट इज 3, 10 पे इंटरसेक्ट करिए, सही निकाला हमने। अब हमें ये देखना है कि अब हमें ये देखना है कि x1 8 और x2 10 वाली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो वापस आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब वो तो हमें दिख रहा था कि हमें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आपको निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, नहीं निकालना तो भी आपकी मर्जी है। ये देखो
x1 8 और x2 10 वाली लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ये 8 है आपका और ये 10 है, तो 8, 10 पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है, वो भी मैं बताती हूँ। ये x1 8 है तो पहले 8, ये x2 10 है तो ये 10। वो x1 x2 को कैसे पढ़ना है, x, y पढ़ना है इनडायरेक्टली। तो ये हमने इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि ये इजीली पता चल रहा है, क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक वेरिएबल की लाइन है और ये दूसरे वेरिएबल की लाइन है। जब भी याद रखना, एक वेरिएबल की लाइन दूसरे वेरिएबल की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो उन्हीं के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये x1 5 की लाइन होती है और ये x2 6 की लाइन होती तो ये 5, 6 पे इंटरसेक्ट करते। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके। अब हमें निकालना होता है शेडेड रीजन। क्या निकालना होता है अब हमें? शेडेड रीजन। तो देखो, अब देखो, now we have to shade the region to know above permissible और feasible region by putting the x and y equals to 0। जब भी आपको permissible region निकालना होता है, permissible region का मतलब होता है कि वो कौन सा region है जहाँ पे मेरा जो मेजर फंक्शन है, मेरा जो z मेन फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होगा। वो कौन सा एरिया है जहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू वैसी आनी चाहिए जो मेरी z की वैल्यू को मैक्सिमम करके देंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 0। पहले हमें इक्वेशन 1 लेनी है, यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है। अब आप सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन में तो इनइक्वालिटी की इक्वेशन दी होती है, पर अभी तक हमने इनइक्वालिटी को तो यूज़ करा नहीं। तो याद रखना, इनइक्वालिटी का साइन तब याद होता है, तब काम में आता है जब हम शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने जाते हैं। यहाँ मेरा x1 क्या है, लेस देन 8 है। यहाँ मेरे को x1 को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। जब मैंने x1 की जगह 0 पुट किया और लेस देन इक्वल टू 8, तो आप पढ़ के बताइए क्या 0 8 से छोटा होता है? ऑब्वियसली बात है, 0 तो 8 से छोटा ही होता है। इसका मतलब है ये जो बात वो बोल रहा है 0 इज लेस देन 8, वो ट्रू है। और अगर वो लाइन ट्रू होती है तो हम किसके रीजन के टूवर्ड शेड करते हैं बेटा, हम टूवर्ड शेड करते हैं ओरिजिन के। अगर मान लो ये होता है मेरा ओरिजिन का पॉइंट जहाँ दो एक्सेस मिलते हैं और ये मेरी x1 इज इक्वल टू 8 की लाइन है, ये आप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बेटा शेड द रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, तो बेटा ओरिजिन के पास तो यही हुआ ना, और ओरिजिन से दूर इस तरफ हुआ। इसका मतलब मुझे यहाँ शेड नहीं करना, मुझे कहाँ शेड करना है, यहाँ शेड करना है। बात समझ आई? मैं आपको शेड करके भी दिखाती हूँ। ये मेरा y एक्सेस, x2 एक्सेस, ये मेरी x1 एक्सेस, ये मेरा ओरिजिन का पॉइंट, ये मेरी x1 इज इक्वल टू 8 की लाइन। मैंने क्या बोला, 0 इज लेस देन 8, वो सही बात बोल रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो आप कहाँ शेड करेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है आप इस तरफ शेड करेंगे। यहाँ तक क्लियर? देखो, आप अगर आपको बनाना भी होता है आप शेड मत करना क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो मैंने छोटे छोटे एरोज बनाए हुए, दिख रहे हैं आपको? ये छोटे छोटे एरोज जो इस तरफ जा रहे हैं, आप ऐसे छोटे छोटे एरोज बना दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पूरा रीजन शेड हो चुका है। ठीक है, ओके। अब आगे आ जाओ। अब हमें दूसरी लाइन को शेड करना है। इक्वेशन 2 कौन है, x2 इज लेस देन 10। वैसे ही x2 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या ये सही बात बोल रहा है कि 0 10 से छोटा है? अरे बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 0 10 से छोटा ही तो होता है, ये भी ट्रू है। और अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम कहाँ शेड करते हैं बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो शेड करो टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखो बेटा, ये हमारा x2 की एक्सिस, ये हमारी x1 की एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारी x2 इज इक्वल टू 10 की इक्वेशन। हमें क्या शेड करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन के इस तरफ, ओरिजिन के पास शेड करना है ना, तो ओरिजिन के पास शेड कर दिया। अगर आप देखेंगे मैंने शेड बहुत छोटे से करा है, तो देखो मैंने ये चीज़ ऐसे छोटे छोटे बना दिया है ना, दिख रहा है ना आपको छोटे छोटे साइन? इसका मतलब है ये इस तरफ शेड हो रहा है। ठीक है, हम शेड पूरा क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं, तो हमें शेड होने में दिक्कत होती है, इसलिए हम छोटे छोटे साइंस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अब हमें इक्वेशन 3 उठानी है। इक्वेशन 3 हमारी ये है, इसमें x1 को भी 0 पुट करेंगे और x2 को भी 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 इज लेस देन 45। 0 में 0 ऐड किया, 0 0 45 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। दैट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो आप कहाँ ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, तरफ, टूवर्ड्स मतलब तरफ, और अवे मतलब दूर। ठीक है, हमारी ये लाइन है 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 45 की लाइन, तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इसका मतलब इस तरफ शेड करना है ना। तो देखो मैंने शेड भी करके दिखाया हुआ है आपको, लाइट लाइट शेड किया हुआ है, बिल्कुल लाइट लाइट थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब तीनों लाइन शेड हो गई हैं। अब आपको ये देखना है कि मुझे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो भी आपने तीनों लाइंस को शेड किया है उसका कॉमन रीजन ढूंढो।
पहली लाइन आपकी ये रही जो इस तरफ शेड हो रही है, छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। दूसरी लाइन आपकी ये रही जो इस तरफ शेड हो रही है। अगर आप देखें बेटा ये वाली लाइन तो इस तरफ शेड हो रही है, बट ये वाली लाइन तो इस तरफ शेड हो रही है, इसका मतलब ये वाला दोनों तरफ शेड हो रही है, तो ये इन दोनों का कॉमन रीजन आ गया। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म होता, मेरा क्वेश्चन अभी तीसरी लाइन पे भी जाएगा। ये मेरी तीसरी लाइन है बेटा, ये मेरी तीसरी लाइन है और ये लाइन इधर जा रही है, इसका मतलब है तो ये वाला कॉमन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये जो अब मैं बना रही हूँ ना, ये कॉमन है। क्यों कॉमन है वो भी मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि इस लाइन का शेड रीजन यहाँ जा रहा है, इस लाइन का शेड रीजन यहाँ जा रहा है और इस लाइन का शेड रीजन यहाँ जा रहा है। जहाँ पर भी तीनों लाइंस का शेड रीजन होता है वहाँ पर आप उसको कॉमन फीजिबल रीजन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें, इस लाइन का शेड रीजन यहाँ पर भी है, बट ये वाला शेड रीजन हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन का शेड रीजन शुरू ही यहाँ से हो रहा है। इसका मतलब है ये जो अब मैं शेड करने जा रही हूँ वो बस यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि इस लाइन से इधर वाला एरिया लेना है। इसका मतलब है मेरे को जो कॉर्नर पॉइंट्स मिले वो कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये देखो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ रहा है। आप समझ आया आपको कि मैंने क्यों ये वाला रीजन नहीं लिया, मैंने क्यों ये वाला रीजन नहीं लिया, मैंने क्यों ये वाला रीजन नहीं लिया? क्योंकि बेटा अगर मैं ये रीजन लेती हूँ तो ये तीनों का कॉमन नहीं है। अगर मैं ये रीजन लेती हूँ तो ये सिर्फ एक का कॉमन है, एक में आ रहा है। अगर मैं ये रीजन लेती हूँ तो ये सिर्फ दो में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा। मुझे वो रीजन लेना है जो तीनों में आए। बात क्लियर हुई है? तो ये इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स नोट डाउन करो। तो बेटा अगर आप देखें, ये ए है, यहाँ पे x1 0 है और y क्या x2 क्या है 10, तो 0,10। ये O है, दैट इज ऑरिजिन 0,0। ये पॉइंट क्या है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 3,10, ये B पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? C, जो हमने ऑलरेडी इंटरसेक्शन निकाला था 8,1.67। और ये को पॉइंट क्या है? D, जो हमारा 8,0 है। तो ये मेरे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। वापस अगर हम देखें तो मैंने कॉर्नर पॉइंट्स को लिख दिया है। एक ओरिजिन का पॉइंट है 0,0, एक 0,10 है, एक 3,10 है, एक 8,0 और एक 8,1.67 है। कॉर्नर पॉइंट्स के आने के बाद आप क्या करते हैं, अब हमें z की मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना पड़ता है। एक तरफ आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे 0, A, B, C, D। एक तरफ आप उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। 0 मतलब ओरिजिन 0,0, A 0,10 वाला कोऑर्डिनेट था, B 3,10 वाला था, C 8,1.67 वाला था और D 8,0 था। अब क्या करना है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीधा का सीधा यहाँ उतार देना है। z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 36x2। अब क्या करना है, इस x1 की जगह और इस x2 की जगह ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रखने हैं। जब कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 है तो 40 इंटू 0 प्लस 36 इंटू 0, क्या वैल्यू आ रही है? 0। जब कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,10 है तो 40 इंटू 0 प्लस 36 इंटू 10, ठीक है। 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 10 इज 360। जब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 3,10 है तो 40 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 10, 40 इंटू 3 120 प्लस 36 इंटू 10 360, दोनों को ऐड किया तो इट इज़ 480। डी क्या है, सी क्या है? 8,1.67। 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 36 को 1.67 से मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू 8 इज़ आपका 320 और 36 इंटू 1.67 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया तो 380। डी पॉइंट क्या है आपका? 8,0। 40 इंटू 8 इज 320 प्लस 36 इंटू 0 इज 0, तो 320। अब आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि आपको अपने z फंक्शन को मैक्सिमम करना था। 0 इज़ नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, 360 इज़ नॉट, 380 इज़ नॉट एंड 320 इज़ नॉट, इट इज़ 480। एंड जो ये z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, अब आप उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे आ जाओ। दैट मीन्स x1 जब 3 है और जब x2 आपका 10 है, दैट मीन्स जब आपका x1 और x2 3,10 है और तो आपके पास z की वैल्यू 480 आती है, तो लास्ट में आपको आंसर क्या छोड़ना है कि हम आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम ओनली एट x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 10। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है? आपको समझ आया है पूरा टॉपिक? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर अगर आपका क्वेश्चन लेंदी है तो स्कोरिंग बहुत ईजी है, क्योंकि इसका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट समझने के लिए आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए अब इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं और
सोचते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया हो, ये अज्यूम करके चलते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया हो, बट मेरी असम्पशन तभी ट्रू मानी जाएगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है, आपको वीडियो समझ आई है, नहीं आई है, कोई डाउट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई मुहूर्त निकालेगा क्या पंडित। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्राक्षी क्लासेस चैनल को और देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियोज़ पर लाइक ज़रूर करा करें। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को अपलोड करने में, और वो मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे, और प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।